चलो डे 4, आज के टॉपिक्स हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री, आईवीसी से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के मौर्यन एम्पायर तक। ठीक है, सोर्सेज अपने को जो रेफर करने हैं आज के लिए, दैट इज आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो, पुरानी वाली। ठीक है, इसके बाद आप तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक रेफर कर सकते हैं और लूसेंट रेफर कर सकते हैं। लूसेंट बहुत अच्छा देख रखा है, खासकर हिंदी की लूसेंट अगर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। हिंदी इंग्लिश दोनों में वैसे एंशिएंट हिस्ट्री बरोबर दे के रखा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में अपने को देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बना। ठीक है, इसके बाद वहाँ की ज्योग्राफी किस तरीके की थी, सोसाइटी किस तरीके की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बताना है कि ऊपर कितनी साइड्स थी, नीचे कौन सी साइड्स थी, है ना, वेस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी थी, ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी थी, ऐसा मैप पे प्लॉट करके अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद समाज के बारे में बताना है कि उस समय पर समाज या सोसाइटी किस तरीके की थी। इकोनॉमी के बारे में बताना है, इकोनॉमी में अपने को बताना है कि हाँ वो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से करते थे, एग्रीकल्चर था क्या, एनिमल हस्बेंड्री थी क्या, एनिमल हस्बेंड्री थी तो कौन कौन से जानवर पालते थे। ठीक है, आर्ट एंड आर्ट मतलब आर्ट के फॉर्म में कौन कौन से आर्ट उनको पता थे जिनको वो ट्रेड करते थे। ठीक है, एविडेंसेस क्या क्या है उन चीज़ों के पीछे वो भी हमको जानकारी में होने चाहिए। ठीक है, तो एविडेंसेस और उसके साथ में एक टेबल प्रिपेयर कर लेना हर चीज़ की, सोसाइटी में भी क्या अपने को फैक्ट्स कंक्लूजन निकल के आ रहा है सोसाइटी का और उसके एविडेंसेस क्या हैं बैक एंड सपोर्ट करने के लिए, पूरा अपने को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कौन कौन से आर्ट उस समय पे डेवलप थे, पॉटरी आर्ट था, स्टोन आर्ट था, ठीक है, फाइन मेटल वर्किंग आर्ट था, इसलिए अपने को फाइन ब्रोंज की मूर्ति मिलती है, राइट। और ऐसे ही आर्किटेक्चर कैसा था, आर्किटेक्चर में आप ग्रेट बाथ देखिए, ग्रेट ग्रीनरी देखिए, सिटाडल देखिए, ठीक है, लोअर टाउन देखिए, तो पूरा आर्किटेक्चर के बारे में हमको थोड़ा सा ब्रीफ होना चाहिए। पॉलिटी उस समय की, पॉलिटी के ऊपर खैर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट्स हैं जो हमको कोट करने चाहिए। जैसे डी कोसाम्बी एक भाई साहब रहे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, उसके बाद आर.एस. शर्मा साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ इस तरह की पॉलिटी है। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो कोई हिस्टोरियन के द्वारा दिए गए हों वो हमारी किताब में होने चाहिए। इसके बाद रिलीजन, ठीक है, इस समय का रिलीजन जो है नेचर वर्शिपर्स थे ये लोग। ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी चीज़ों की पूजा करते थे ये हमको पता होना चाहिए। रिलीजन का ही एक और अभिन्न अंग है उसका बरियल प्रैक्टिस, तो बरियल प्रैक्टिस के बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि डबल बरियल थे, पॉट बरियल थे, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद आखिरी टॉपिक इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का, दैट इज डिक्लाइन। ये कैसे डिक्लाइन हुए, डिक्लाइन जब पढ़ेंगे तो सारे हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इस हिस्टोरियन के हिसाब से अर्थक्वेक है, इस हिस्टोरियन के हिसाब से आपका फ्लड है, दूसरे हिस्टोरियन के हिसाब से डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल है, एक के हिसाब से शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स है। तो अलग अलग तरीके से अपन उसको डिक्लाइन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज में आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी आर्यंस की। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था ऋग्वेदिक पीरियड का, लेटर वैदिक पीरियड का, दोनों का अलग अलग। ठीक है, सोसाइटी ऋग्वेदिक की अलग, लेटर वैदिक की अलग, और सोसाइटी में वर्ण सिस्टम क्या था, जाति सिस्टम क्या था, मैरिज सिस्टम्स क्या थे, ये सब चीजें आनी चाहिए। संस्कार व्यवस्था क्या थी, ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए। इकोनॉमी के अंदर में एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड इकोनॉमी थी स्टार्टिंग में, बाद में वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई। तो ऋग्वेदिक के अलग से पढ़ेंगे, लेटर वैदिक की अलग से इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पीछे एविडेंसेस क्या क्या है वो भी देखेंगे। जब ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखोगे तो वहां पर आपको नदी शुक्ता हाइम पता होना चाहिए। ठीक है, नदी शुक्ता हाइम से पता चलता है कि हाँ कौन कौन सी 7 नदियों के बारे में वो बात कर रहे हैं कि वहां पर रहते थे। ठीक है, तो ये कुछ हाइम्स जो ऋग्वेदा के हैं उसको कोट करके पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जब पढ़ेंगे उस समय पर सोर्सेज में आपको पता रहना चाहिए वैदिक लिटरेचर्स। ठीक है, जेंड अवेस्ता करके एक किताब थी, है ना, होम्स की 2 किताब थी। ठीक है, होम्स ने 2 किताब लिखी थी, वो दोनों किताबों के नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। और वो जब आपको सोर्सेज पूछा जाए ऋग्वेदिक पीरियड के तो आपको यहाँ पर, है ना, याद हो गए होमर। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग वैदिक एज। तो ऐसा ज्यादा कोई आर्ट और आर्किटेक्चर डेवलप यहाँ पर था नहीं, क्योंकि ये रूरल सोसाइटी थी। ठीक है, रूरलाइज सोसाइटी थी, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस हम नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। देन वी हैव पॉलिटी एंड रिलीजन। ठीक है, ऋग्वैदिक पॉलिटी कैसी चलती थी, ठीक है, उसमें सभा समिति इनका क्या महत्व था। ठीक है, और लेटर वैदिक पॉलिटी में सभा समिति का महत्व खत्म हो गया और किस तरीके से राजा जो है तानाशाह के तौर पे, मोनार्क के तौर पर डेवलप हुआ है। दोनों को अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना है। रिलीजन, ऋग्वैदिक समय पर दे वर्शिप पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ द नेचर, और लेटर वैदिक एज में अगर आप देखो तो ट्रिनिटी गॉड्स आ गए थे। पहले पाखंड नहीं थे रिलीजन में, मतलब कि ये जितने ब्राह्मण लोग जो चीजें कराते हैं वो सारी चीजें पहले नहीं होती थी, बाद में ये पाखंड जो है वो इसमें आ गए। राइट्स एंड रिचुअल जिसको हम बोलते हैं कि कंपल्सरी रूप से परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रिलीजन में क्या चेंज आया, लेटर और रिक को कंपेयर करते करते पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहले के जो 3 टॉपिक्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, इनको मेरा मानना है कि आप अगर चाहें तो अपना सिनॉप्सिस बनाइए
बनाइए, एक ऐसा आड़ा पेज लीजिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए, अगर A3 साइज का पेज हो तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर हेडिंग डालिए सोसाइटी, सोसाइटी के 5 पॉइंट इसके, 5 पॉइंट इसके, 5 पॉइंट लिख के 6 पॉइंट सबके तीनों के लिख लो, ठीक है। अगर डिफरेंस लिखने को आता है तो अपने डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, और अपने को अगर इंडिविजुअल सोसाइटी इकोनॉमी पे कमेंट करने को आता है तो अपने पास 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, खाली जो ही हम एग्जाम में लिख सकते हैं खाली उतना ही याद करेंगे, उससे ज़्यादा हम याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब इतना डिटेल में नहीं कूदना है, अगर आएगा नंबर क्वेश्चन आएगा तो कितना आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा सोसाइटी पे, ठीक है। सोशल लाइफ के बारे में 6 से 7 पॉइंट अपने पास होना चाहिए, और कुछ हेडिंग्स होनी चाहिए छोटी छोटी, जिसको अगर अपने को 15 में भी एक्सपांड करना हो तो हम उसको एक्सपांड कर सकें, ठीक है। तो अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल पेज, मतलब ऐसा पेज रख करके, है ना, लैंडस्केप मोड पर अगर उसको आप सही तरीके से अरेंज कर लेंगे टेबल आगे पीछे में, आपका एक तीनों सिविलाइजेशंस कंप्लीट हो जाएंगे अगर A3 साइज का पेज है तो, और अगर A4 साइज के पेजेस हैं तो 4 से 5 पेजेस में आपका पूरा की पूरा सिविलाइजेशन, तीनों की तीनों सिविलाइजेशन समअप हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो ये तीनों को एक साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। पहले वाले से 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अभी तक, ठीक है, एक 3 मार्कर एक 6 मार्कर, और दूसरे वाले से जो है 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 2 3 मार्कर एक 6 मार्कर, ठीक है। तो संभावनाएं तो बनती है कि हाँ यहाँ से और क्वेश्चंस बन सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। और अगर आप साल भी देखें तो एक बार 2014 में पूछा है ऋग्वेदिक और वैदिक सभ्यता से, एक बार 2015 में पूछा और एक बार 2017 में पूछा है, ठीक है। और वहीं अगर अपन हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो 2015 और 17 में वहां से भी आया, तो 18 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, और 16 से कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 18 में अगर क्वेश्चन नहीं था तो और भी ज़्यादा संभावना बनती है कि हाँ ये टॉपिक अनटेस्ट टॉपिक था पिछले साल, तो इस साल भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सके, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल, एक क्वेश्चन आज तक पूरे हिस्ट्री में आया है महाजनपद काल से, वो भी 2018 में आया है, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। लेकिन हमको कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या क्या चीज़ें भाई साहब पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए कि कैसे 16 महाजनपद बनी, ठीक है, क्या कॉस्ट था ओरिजिन का 16 महाजनपद का, 16 की 16 महाजनपद हमको याद होनी चाहिए। 3 मार्कर्स में कभी भी एक भी महाजनपद टपक सकती है, कहाँ थी, ठीक है, क्या कैपिटल था, कौन सा रीजन में रूल करता था, और कोई फेमस राजा या घटना उस पर्टिकुलर महाजनपद से रिलेटेड है तो वो क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, मैप के ऊपर पूरी की पूरी 16 की 16 महाजनपद लोकेट करेंगे और एक टेबल बनाएंगे, उसके नीचे जो बताएगी कि महाजनपद का नाम, उसका कैपिटल और कुछ फेमस घटनाक्रम अगर है तो वो, ठीक है। तो दोनों अगर आपके पास होगा तो आप आसानी से इस महाजनपद काल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। महाजनपद काल के टाइम की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उस समय पे इकोनॉमी किस तरीके से थी, क्योंकि ये सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है 600 BC, ठीक है, दिस इज नोन एज सेकंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। तो व्हाई इट इज नोन एज सेकंड अर्बनाइजेशन, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने प्रोबेबली इसमें नहीं डाला है, आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, कि व्हाई द पीरियड ऑफ 600 BC इज टर्म्ड एज सेकंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या मेजर चेंज आया, आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है क्या? हाँ बिल्कुल हो चुकी है पहली, ठीक, तो एग्रीकल्चर बढ़ने लगा है, तो यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे वापस से मेजर सेंटर्स आ चुके हैं और सिटीज बनने लगी है, तो इकोनॉमी में यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है वो आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा, है ना, घुमा करके यहाँ पूछा हुआ है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मगधियन डायनेस्टी ओवर अदर डायनेस्टीज ऑफ महाजनपद। मगध क्यों दूसरी डायनेस्टीज के ऊपर आया, उसके पास क्या एडवांटेजेस थे, ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। साथ ही साथ एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा घुमावदार है, दैट इज महाजनपद पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन। कमेंट मतलब कि पूरा 600 BC का जो इतिहास है इसमें हमेशा से वॉर ही वॉर चलते रहे, जैसे अजात शत्रु इसको मार रहा है, इधर से माहेश्मती साम्राज्य किसी को जाके मार रहे हैं, तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पर क्या चल रही है, वॉर, और वॉर का इरा चल रहा है। कोई वज्जी के ऊपर हमला कर रहा है, कोई मल्ल के ऊपर हमला कर रहा है, तो अपने कोई कमेंट करके बताना है कि हाँ वास्तविकता में दिस वॉज द पीरियड ऑफ वॉर, और हमको नीचे बताना है कि कौन कौन से मेजर वॉर्स हमने देखे इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने तो हमको चौंकना नहीं है। नेक्स्ट है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में बेसिकली हमको क्या क्या देखना है। जैनिज्म में एक तो जैनिज्म की फाउंडर कौन थे, ठीक है, उनके कीवर्ड्स, उनकी फिलोसफीज, उनकी टीचिंग्स, ठीक है। साइमल्टेनियसली बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे, उनकी फिलोसफीज, उनकी टीचिंग्स, ठीक है, उनके डिसाइपल्स, उनके किताब, उनके ग्रंथ, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये चीजें हमको यहाँ से पढ़नी है, किताबें पूरी याद होना चाहिए उस समय के हिस्ट्री के सोर्सेज की, जैन लिटरेचर मतलब कौन सी लैंग्वेज में थे ना, बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में, दोनों के बीच में कंपैरेटिव टेबल भी हमको बनी हुई होनी चाहिए। कंपैरिजन 2 तरीके से, एक तरीका होता है कंपैरिजन का, नॉर्मली पूछ लिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन जैनिज्म बुद्धिज्म, वहाँ तो आप बहुत सारी चीज बता सकते हो कि इसके फाउंडर ये, इसके फाउंडर ये। दूसरा अगर स्पेसिफाई कर दिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, तो फिर आप फाउंडर वाउंडर नहीं लिख सकते, आपको सीधा सीधा उसकी फिलोसफी पकड़नी पड़ेगी कि जैनिज्म में ये फिलोसफी है, बुद्धिज्म की ये फिलोसफी है। जैनिज्म मिडिल पाथ पे नहीं चलता, एक्सट्रीम एंड्स पे चलता है, वहीं बुद्धिज्म जो है मिडिल पाथ पे चलता है, तो फिलोसफिकल डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे फिर। तो पूरा जो टेबल बनाओगे उसमें 10 से 11 पॉइंट डालना, 4 से 5 पॉइंट फिलोसफिकल डिफरेंस के डालना, 3-4 पॉइंट जो है जनरल डिफरेंसेस के डालना। क्लियर है?
है ना। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे ओरिजिनेट हुए रिलीजन्स, ठीक है। 600 बीसी में बहुत सारे रिलीजन और सेक्ट ओरिजिनेट हुए, तो बहुत सारे रिलीजन कैसे ओरिजिनेट हुए, उसके पीछे कारण क्या था, है ना। ब्राह्मणवादी समाज की वजह से, ठीक है। आपका अगर देखो तो अर्थव्यवस्था के खिलाफ जा रहा था रिलीजन इस वजह से। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप वो क्वेश्चन डील कर पाओगे। इसके बाद में यू ऑल्सो हैव वन मोर क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम हियर, कि क्यों जैनिज्म जो है वो डिक्लाइन हो गया, स्टार्टिंग फेज में इतना फेमस नहीं हुआ, और बुद्धिज्म जो है बहुत फेमस रहा स्टार्टिंग में, पूरे इंडिया में फैला, इंडिया के बाहर भी फैला, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि आज की तारीख तक भी हमारे यहाँ जैन ज्यादा मिलते हैं लेकिन बुद्ध बहुत कम मिलते हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा एंशिएंट हिस्ट्री में कि बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगा और जैनिज्म फिर धीरे धीरे बाद में बढ़ा। तो ये हमको थोड़ा सा रीजंस पता होना चाहिए कि डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के पीछे कारण, क्यों जैन धर्म फेमस नहीं रहा इसके पीछे कारण। तो ये कुछ चीजें अगर हमको पता है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें दो क्वेश्चन मैंने और डाले जो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्ट से है, कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस किंग्स इन प्रमोटिंग बुद्धिज्म, कौन कौन से राजाओं ने बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने में योगदान दिया। सेम क्वेश्चन बन सकता है जैनिज्म के लिए भी, कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस किंग्स इन प्रमोशन ऑफ पैट्रनाइजिंग ऑफ जैनिज्म, ठीक है, इस तरीके से। लिटरेचर के साथ में आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, जैन आर्किटेक्चर भी देखेंगे, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी देखेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखनी है आज, है ना। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सिर्फ रटने मात्र की हैं, एक बार रिवाइज करनी होगी। मोस्ट ऑफ चीजें मेरे हिसाब से आपने पढ़ी होगी और मैं बोल रहा हूँ तो रिकॉल हो रही होगी। नेक्स्ट मौर्यन एम्पायर, है ना। ये पहला एम्पायर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न भी अच्छे खासे संख्या में बनते हैं, ठीक है। और जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर आज के टॉपिक से, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो जैनिज्म बुद्धिज्म से लगभग 7 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, मौर्यन एम्पायर से 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसमें से एक 15 मार्कर भी है, ठीक है। चलिए, बुद्धिज्म में मौर्यन एम्पायर में बेसिकली आपको पढ़ना है पहले तो कि राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर कैसे हुआ, ठीक है। राइज होने पढ़ने के बाद में आप सेकंड उसमें देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर के प्रमुख राजा कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके बारे में आप जानकारी लेंगे। इसके बाद अशोक की पॉलिसीज आपको पता होना चाहिए। अशोक की पॉलिसीज में आपको बताना है कि कौन कौन सी पॉलिसीज थी अशोक भाई साहब की। धम्म की पॉलिसी क्या थी, अशोक ने कैसे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, अशोक की जो वॉर की पॉलिसी थी वो किस तरीके की थी, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इसी के दम पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इवैल्यूएट अशोक एज अ रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के शासक के रूप, भारत के शासक के रूप में अशोक का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आर्किटेक्चर भी, मौर्यन आर्किटेक्चर भी बड़ा फेमस है, ठीक है। जिस तरीके उन्होंने पिलर्स बनाए, ठीक है, वो पिलर्स है ना बड़े बड़े, है ना, सारनाथ में देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने महल बनाए, ठीक है, केव्स बनाई, स्तूप बनाए। तो इन आर्किटेक्चर के ऊपर भी आपको बात करना है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पूरी तैयार करेंगे मौर्यन एम्पायर की, ठीक है। किताबें, फॉरेन अकाउंट्स, मेगास्थनीज की किताब इंडिका, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से लोग आए, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि डिस्क्राइब द फॉरेन रिलेशंस ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में फॉरेन रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। अशोक के समय पर कौन कौन बाहरी राजदूत भारत में आते थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे तो आए ही थे मेगास्थनीज, ठीक है। इसके बाद में भी बहुत सारे लोग आते रहे, है ना। बिंदुसार के समय पे भी आए, अशोक के समय पे भी आए, ठीक है। एक तो ये कारण हमको पता होना चाहिए, फॉरेन रिलेशन के पीछे कारण पता होना चाहिए, उसके फॉरेन रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म की नीति पता होना चाहिए, और सबसे मेन चीज एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये सब चीजें के बारे में अगर हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर एक 15 मार्कर पूरे पे बने तो भी हम लिख सकें, और इंडिविजुअल अगर खाली ये पूछ ले कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, जैसे पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग मौर्यन साम्राज्य का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर कमेंट कीजिए, और 15 मार्कर शायद क्वेश्चन है, नहीं 6 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यंस अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का नाम तो अपने को सुना है, अगर अपने को मेगास्थनीज के टेक्स्ट अपने को विकिपीडिया पे मिल जाए, कहीं पे उसके कुछ स्टेटमेंट्स मिल जाए तो वो अपन कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कौटिल्य की किताब के रेफरेंसेस दे सकते हैं कि कौटिल्य की किताब में यहाँ पर ये चीज़ देखे, इसके अनुसार यहाँ पर व्यवस्था इस तरीके की थी। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया आपके क्वेश्चंस। एक जनरल पैटर्न बता देता हूँ कि हिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए। हिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए व्हेनेवर वी आर रीडिंग हिस्ट्री, वी आर नॉट रीडिंग फैक्ट्स, वी आर रीडिंग समवन्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब हम किसी और के विचार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने उस समय के किस राइटर के क्या विचार पढ़े, हम उसके नाम के साथ कोट करेंगे, ठीक है। जैसे मेगास्थनीज के अनुसार हमारे यहाँ 7 वर्ण थे, ठीक है, और कौटिल्य के अनुसार हमारे यहाँ 4 ही थे, ठीक है। तो हम उनके स्टेटमेंट्स देंगे कि हाँ यहाँ पर लिटरेचर्स में ये चीज़ें बता के गए, ठीक है। ऐसे ही हमको जैसे जैन लिटरेचर में तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, हाँ ये प्रिंसिपल्स हैं, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में तो थोड़ा कम काम आएगा, लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री में जब जाएंगे तो ज़्यादा काम आएगा। जैसे कि जब आप पढ़ेंगे मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ
अलाउद्दीन खिलजी, तो वहाँ पर आपको कोट करना चाहिए जियाउद्दीन बर्नी का स्टेटमेंट जिसने बताया उसके मार्केट रिफॉर्म के बारे में। अमीर खुसरो का स्टेटमेंट आपको कोट करना चाहिए जिसने उसके मार्केट रिफॉर्म के बारे में बताया है। तो इनके स्टेटमेंट के साथ अगर आप लिखोगे तो आपको थोड़ा सा मैच ज़्यादा मिलेगी नाम और स्टेटमेंट के साथ, कि हाँ बंदे ने किताब का नाम लिखा है, राइटर का नाम लिखा, उसके पर्सपेक्टिव बताएं। खुद के पर्सपेक्टिव तो अपन बता ही सकते हैं कंक्लूजन वगैरह में, लेकिन इंट्रोडक्शन में बीच में इनके पर्सपेक्टिव अगर बताएंगे तो जो एग्जामिनर है, वैल्यूएटर है, उस पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन सेट होगा। ठीक है, कोई क्लैरिटी चाहिए? नहीं, चलो मिलते हैं अपन 12:30 बजे, ठीक है, आंसर राइटिंग सेशन में। थैंक यू।